Hello students, good morning. I am Dr. Sarita Khandelwal, Assistant Professor in Chemistry of JDB Government Girls College, कोटा। स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का केमिकल काइनेटिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपकी यूनिट 5 में आता है, उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी, उसको पढ़ेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्शन में उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी यूनिट्स क्या होती है और एक्टिवेशन एनर्जी से हमें किसी अभिक्रिया के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो इन सब के अध्ययन आज के हम लेक्चर में करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी का स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, द डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स ऑफ टेम्परेचर। मतलब अभिक्रिया वेग का ताप पर निर्भरता, की ताप किस तरह से अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करता है। यह देखा गया है कि ज़्यादातर रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, मतलब अभिक्रिया तेज़ी से होने लग जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। इसीलिए किसी अभिक्रिया के लिए रेट और रेट कांस्टेंट वगैरह स्थिर ताप पर ही याद किए जाते हैं, क्योंकि अगर आप ताप बढ़ा देंगे तो रेट चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब विभिन्न तापों पर यह अभिक्रिया की अलग अलग तापों पर जब अभिक्रिया करवाई गई तो ये तो देखा गया कि ऑर्डर तो चेंज नहीं होता। अगर कोई रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है तो वो अलग अलग ताप पर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करेगी, उसकी ऑर्डर नहीं चेंज होती। तो एक तो बात समझ में आई कि जो ऑर्डर है वो ताप पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो रिएक्शन रेट है वो ताप पर डिपेंड करती है। और वो इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर अलग होता है रेट कांस्टेंट का मान भी बदल जाता है। तो रेट और रेट कांस्टेंट ये दोनों ही ताप पर डिपेंड करते हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे तीन चीज़ें समझ में आई, ऑर्डर ताप पर डिपेंड नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन ताप पर डिपेंड करती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी ताप पर डिपेंड करती है, और अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। तो इसी वजह से जो रेट में ताप के साथ होने वाला जो चेंज है, टेम्परेचर के साथ होने वाला जो चेंज है, उसको हम रेट कांस्टेंट में होने वाले चेंज के द्वारा ही बताते हैं। ठीक है। और ये देखा गया है अधिकांश अभिक्रियाओं में, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन 2 गुना तापमान 10 डिग्री तापमान बढ़ाते हैं। अगर मान लो रिएक्शन पहले 10 डिग्री पे हो रही है, फिर 20 डिग्री पे कराते हैं, फिर 30 डिग्री, तो 10-10 डिग्री का तापमान बढ़ाने पर रिएक्शन जो होती है वो दोगुनी या जो रेट कांस्टेंट है उसका मान 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। तो एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए रेट कांस्टेंट का मान या तो दुगना होता है या तिगुना होता है। किसी रिएक्शंस के लिए दुगना होता है, किसी रिएक्शन के लिए तिगुना होता है। तो इस आधार पर हम होने वाले चेंज को देखते हैं। आप देखिए के टी, ये किसी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट का मान है, और के टी+10 मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा पर रेट कांस्टेंट का मान है। तो इन दोनों का रेशो 2 या 3 होगा। तो इससे पता चल रहा है कि जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 या 3 गुना बढ़ जाती है हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन की भी वैल्यू 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाती है। तो एक तो आपको ये चेंज याद रखना है कि 2 गुना 3 गुना हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। ये जो रेशो है इसे टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, ये जो इस रेशो को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे या तो 2 होती है या 3 होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ट्वाइस NO+O2 इज इक्वल टू ट्वाइस NO2। इस रिएक्शन के लिए के लिए जो ताप गुणांक है वो 1 से कम होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है वो एक एक्सेप्शन केस है। इस रिएक्शन में ताप बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कम हो जाती है, और इनका जो रेट कोफिशिएंट की वैल्यू है वो 1 से कम होती है। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्न में से किस रिएक्शन के लिए ताप गुणांक की वैल्यू 1 से कम है। तो ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी स्पेसिफिक रिएक्शन है, इसके लिए ताप गुणांक की वैल्यू 1 से कम है। और अगर किसी रिएक्शन के लिए ताप गुणांक की वैल्यू 1 से कम है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम है, तो मान लीजिए कि उस रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। ठीक है। अब बात ये आती है कि
टेम्परेचर बढ़ने पर रेट बढ़ रही है, लेकिन इसका कारण क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेट क्यों बढ़ रही है? तो ये माना गया पहले कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन है, पर सेकंड में होने वाली कोलिजन, उसकी संख्या बढ़ जाती है, और इन कोलिजन्स की संख्या बढ़ने के कारण रेट बढ़ रही है। तो अब पर बाद में ये पता क्वेश्चन उठा भाई कि हम तो टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो जो कोलिजन्स की संख्या है वो तो सिर्फ 2 डिग्री, 2% या 3% ही बढ़ती है, जबकि रेट होती है वो 2 गुना, 3 गुना, मतलब 200-300% बढ़ जाती है। तो ये सिंपल जो है ना कोलिजन थ्योरी से नहीं समझाया जा सका कि रेट टेम्परेचर के साथ क्यों इतनी बढ़ जाती है। मैं वापस बता देती हूँ बच्चों, देखो, पहले ये शुरू में एक सिद्धांत दिया गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ने का जो कारण है वो ये है कि कोलिजन्स की संख्या बढ़ जाती है प्रति सेकंड में होने वाली। लेकिन बच्चों, कोलिजन की संख्या जो होती है वो सिर्फ 2-3% बढ़ती है, लेकिन जो रेट होती है वो 200 से 300% बढ़ जाती है। तो ये जो सिद्धांत है सिर्फ कि कोलिजन की बढ़ने की वजह से रेट बढ़ जाती है, ये फेल हो गया। आगे थ्योरीज आएंगी, उनसे पता चलेगा आपको कि क्यों टेम्परेचर सिर्फ 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट दुगनी या तिगनी हो जाती है। तो ये तो हमने पढ़ा द डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स और टेम्परेचर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अलग अलग आपको दे दिया जाएगा कि रिएक्शन में 2 गुना या 3 गुना की वृद्धि हो रही है, आपसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली जाएगी। इस तरह से कई न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे। इस फॉर्मूले से काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को समझाने के लिए सबसे पहले आरेनियस नामक साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी थी, जिसे आरेनियस थ्योरी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आरेनियस थ्योरी जो थी वो वॉन्ट ऑफ थ्योरी का ही एक्सटेंशन था, उसी का ही विस्तार था। आरेनियस के अनुसार एक आप रिवर्सिबल रिएक्शन ले लीजिए, ये वाली हो गई रिवर्सिबल रिएक्शन। ए प्लस बी मिलकर सी प्लस डी बना रहे हैं, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई। ए प्लस बी से सी प्लस डी का बनना, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है जिसमें सी प्लस डी मिलकर ए प्लस बी बना रहे हैं, उसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है। तो इस रिएक्शन को एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया कि ये रिएक्शन कह रही है कि ए प्लस बी से सी डी का बनना एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K1 और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K2 है। साम्य जब स्थापित होता है बच्चों, तब क्या होता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो रेट होती है वो बराबर हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर गया तब K1 ए बी इज इक्वल टू K2 सी डी। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्शन रेट है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्शन रेट है, और साम्य स्थापित होने पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो रिएक्शन रेट होती है वो बराबर हो जाती है। इस समीकरण में आप सबसे पहले K1 और K2 का रेशो लेंगे जो कि सी डी अपॉन ए बी के बराबर होगा, और जो K1 और K2 का रेशो क्या कहलाता है, साम्य स्थिरांक कहलाता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट का जो रेशो है वो साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। तो ये आपने निकाल लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वॉन्ट ऑफ समीकरण अगर हम लिखें इक्विलिब्रियम के लिए तो आता है डी एल एन के अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर। डेल एच है अभिक्रिया में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन। आरेनियस ने अपने हिसाब से ये 55 नंबर के समीकरण को इस प्रकार लिखा, उसने वही डेल एच की जगह एक्टिवेशन एनर्जी लिख दी। तो इन दोनों समीकरणों में जो फ़र्क है वो डेल एच की जगह एक्टिवेशन एनर्जी है। आरेनियस का मानना था कि जो रिएक्शन के दौरान ऊष्मा परिवर्तन होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होता है। तो आरेनियस ने ये समीकरण दिया। यहाँ पर के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डी टी क्या है, ताप में होने वाला परिवर्तन है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो ये आरेनियस इक्वेशन हो गई। अब इस आरेनियस इक्वेशन को वर्तमान में जो आरेनियस इक्वेशन देखी जाती है उसको प्राप्त करने के लिए हम इस इक्वेशन का लॉग लेंगे, ठीक है, और इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे।
इस समीकरण का इंटीग्रेशन करेंगे इस तरीके से, और इंटीग्रेशन करने पर हमें ये वैल्यू मिली, ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस ln ए। ये इंटीग्रेशन करने पर 56 नंबर की इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुई। ठीक है, ln वाली टर्म को एक तरफ ले आइए। तो अब हम ln वाली टर्म को एक तरफ ले जाएंगे तो हमें मिलेगा ln k अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये जो ln वाली टर्म है इसको हम ln ए वाली टर्म को इधर ले आए। ठीक है, पहले ये ln k माइनस ln ए हो जाएगा, और ln k माइनस ln ए को हम ln k अपॉन ए लिख सकते हैं। तो आपको ये इक्वेशन मिल गई। फिर हम अगर लॉग को हटा देते हैं तो हम इस इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं k इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये जो इक्वेशन है ये आरएनएस इक्वेशन का प्रेजेंट फॉर्म है जो कि यूज़ किया जाता है। तो ए जो है, सबसे पहली बात आती है कि ए क्या होता है, ए आरएनएस फैक्टर होता है। तो जो ये इस इक्वेशन से आप रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड आरएनएस फैक्टर। तो ये हो गई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में संबंध विद द हेल्प ऑफ आरएनएस इक्वेशन। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, और रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है तो के सिंपल रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये किस किस में संबंध बता रही है, ये रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर से भी संबंध बता रही है, आरएनएस फैक्टर से भी संबंध बता रही है, और एक्टिवेशन एनर्जी से भी बता रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गई आपकी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट का संबंध हो गया। अब बार बार ये चीज़ आ रही है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को आरएनएस ने समझाया। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होती है जो किसी सामान्य अणु के रासायनिक भाग में अभिक्रिया में भाग लेने के लिए ज़रूरी होती है। मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड बाय अ रिएक्टेंट टू टेक पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर उसे अभिक्रिया में भाग लेना है तो उसके पास इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए, वरना वो अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो ये तो हो गई सक्रियण ऊर्जा। नाम से भी पता चल रहा है कि सक्रियण ऊर्जा वह मिनिमम ऊर्जा जो किसी अणु को सक्रिय बनाए कि वो अभिक्रिया में भाग ले सके, तो उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ए क्या है, ए एक स्थिरांक होता है जिसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं और या आरएनएस फैक्टर कहते हैं। अब आरएनएस ने निम्नलिखित जो पोस्टुलेट के आधार पर समीकरण की उत्पत्ति की। जो पहले आरएनएस का जो सिद्धांत था उसका फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि अभिक्रिया में सभी अणु भाग नहीं लेते हैं, केवल वे अणु भाग लेते हैं जिनके पास एक निश्चित मान की ऊर्जा के बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी हो, उन्हें एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो अभिक्रिया में 100 अणु हैं लेकिन केवल 30 अणु ऐसे हैं और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्शन को करने के लिए 5 किलो जूल चाहिए, तो जिनके पास 5 किलो जूल या उससे ज़्यादा एनर्जी होगी वो तो अभिक्रिया में भाग लेंगे, बाकी अन्य अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो टोटल मॉलिक्यूल्स में से कुछ परसेंट होता है जो कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स का होता है जिनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो आपको बात समझ में आई कि मॉलिक्यूल्स, एक तो टोटल मॉलिक्यूल्स और एक्टिव मॉलिक्यूल्स में क्या फ़र्क है। आपसे पूछे कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं तो आप बता देना, दे हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सामान्य अणु की तुलना में कुछ अधिक ऊर्जा रखते हैं और वह न्यूनतम ऊर्जा जो कि उन्हें प्रोडक्ट में बदलने के लिए काम आती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी मैं ऊपर भी अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ कि क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए। तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के पास वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक है, एक्टिव अणु, ठीक है, वो सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति। अब क्या होता है, कोलिजन से क्या होता है कि एनर्जी बढ़ जाती है। तो क्या होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं जिससे कि
उनके अंदर एनर्जी बढ़ जाए और उनके पास उतनी मिनिमम एनर्जी आ जाए कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो आपको समझ में आया कि कोलिजन की क्या इंपॉर्टेंस है, कोलिजन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कोलिजन से एनर्जी बढ़ती है और वो जो मिनिमम एनर्जी का जो एक रिक्वायरमेंट है उसको क्रॉस कर सके। अब बात आती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी, एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या उतनी ज़्यादा होंगी। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूल्स है आपके पास 100, एक है, एक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी है 1 किलो जूल और एक में है 5 किलो जूल। तो आप बताइए कि किस एनर्जी को रखने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली 1 किलो जूल, 5 किलो जूल बहुत ज़्यादा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी, एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। ताप बढ़ाने पर जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है उनकी संख्या में वृद्धि होती है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन में वृद्धि होती है। ये 5th पोस्टुलेट था, 5वें नंबर का पॉइंट था आर्रेनियस उसका, कि ताप बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन में वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या में वृद्धि होती है। अभिकारकों के सामान्य अणुओं व सक्रिय अणुओं के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। आर्रेनियस ने यह भी बताया कि जो एक्टिव मॉलिक्यूल है उसके बीच में और सामान्य अणु के बीच में एक साम्य स्थापित हो जाता है। फिर बताया कि जब सक्रिय अणु, इस पॉइंट को देखिए, जब सक्रिय अणु आपस में टकराते हैं तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी पूरे रिएक्शन मीडियम में सबसे ज़्यादा होती है। फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में बदलते हैं और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो जो रिएक्टेंट है वो सीधे प्रोडक्ट में नहीं बदलते हैं, पहले तो वो किसका निर्माण करते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट से भी ज़्यादा और प्रोडक्ट से भी ज़्यादा। क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो ये अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और तुरंत प्रोडक्ट में टूट जाते हैं। तो रिएक्शन कैसे होती है, पहले रिएक्टेंट से क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर प्रोडक्ट बनता है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। बोल्ट्जमान के अनुसार किसी तंत्र में सामान्य से सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश E माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT होता है। तो ये जो वैल्यू है ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या को बताती है। ठीक है, तो ये किसको बता रही है, सक्रियण अणुओं की संख्या अपॉन अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, ये इसके बराबर होती है। ठीक है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि रिएक्शन कब होती है, जब एक्टिव मॉलिक्यूल्स टकराते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगी, सक्रिय अणु की संख्या या सांद्रता इज इक्वल टू A इंटू सक्रिय अणु की संख्या या सांद्रता। तो ये हो गई अभिक्रिया के वेग, कि अभिक्रिया का वेग एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अब 58 का अगर हम उपयोग करें तो आप देखिए कि अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा, A एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT इंटू अभिकारक अणुओं की संख्या या सांद्रता। क्योंकि ये जो टर्म हो गई वो तो K को बता रही है और ये सांद्रता, तो रेट किसके बराबर होती है, रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन टर्म के बराबर। हम जानते हैं अभिक्रिया का वेग के अणुओं की सांद्रता, अभिक्रिया का वेग में सांद्रता की भाग देंगे तो हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता चलती है। तो 59 और 60 समीकरण से भी हमें वही समीकरण प्राप्त हुआ जो हमें आर्रेनियस से प्राप्त हो रहा था। तो ये तो हो गए आर्रेनियस के जो पोस्टुलेट्स दिए, समीकरण जो है वो हमने अभी देख लिया। जो एक्टिवेशन एनर्जी की जो यूनिट होती है वो एनर्जी की यूनिट के बराबर ही होती है, किलो कैलोरी पर मोल होती है। आपको याद रखनी है, रेट कांस्टेंट की यूनिट तो आपको पता है, एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल। जो एनर्जी की यूनिट होती है वही एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट होती है। एक्टिवेशन एनर्जी भी एक एनर्जी ही है। और जो आर्रेनियस फैक्टर की जो यूनिट होती है वो होती है जो कि रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। तो आपको ये यूनिट भी कई बार पूछ लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या है या आर्रेनियस फैक्टर की यूनिट क्या है।
तो ये भी आपको अच्छे से देखनी है। तो आज के लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पहले तो हमने पढ़ा कि द डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर की कैसे डिपेंड करता है, फिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, आरएनएस थ्योरी क्या होती है, किस तरह से वॉन्ट ऑफ इक्वेशन का विस्तार करके आरएनएस ने अपनी इक्वेशन दी। ये आरएनएस इक्वेशन है। आरएनएस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट का किस किस से संबंध पता चल रहा है वो हमें पता चलता है। हमने एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखी क्या होती है। फिर हमने आर्रेनियस ने जो अपने सिद्धांत दिए थे, एक एक करके हमने वो सिद्धांत देखे, 7 सिद्धांत हैं। फिर हमने देखा कि एक्टिव रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या पर किस तरह से डिपेंड करती है। तो आज के लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देखेंगे कि किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को डिटरमाइन किया जा सकता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।